जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक महामारी रोग अधिनियम 1897 जिसे कोविड-19 के मुकाबले करने के लिए लाया गया है। यह कानून लगभग 123 वर्ष पुराना है। जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि यह कानून राज्य एवं केंद्र सरकार को किसी महामारी का प्रसार रोकने के लिए अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान करता है। इसमें सरकारी आदेश को न मानने पर गिरफ्तारी एवं सज़ा देने का प्रावधान है। इस कानून को मुंबई में फैली प्लेग की महामारी से निपटने के लिए 1897 में बनाया गया था। इस कानून का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सरकार को लगता है कि किसी महामारी को रोकने के लिए सामान्य कानून पर्याप्त नहीं है। गौरतलब है कि अब से पहले इसे 2009 में स्वाइन फ्लू को महामारी के समय लागू किया गया था। अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग देखें तो प्रीलिम्स के लिए इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि महामारी अधिनियम कब का है, यह पहली बार कब बनाया गया। तो इसका उत्तर होगा महामारी अधिनियम 1897। किस शहर में महामारी को रोकने के लिए पहली बार इसे बनाया गया था, तो हम कह सकते हैं प्लेग को मुंबई में फैलने से रोकने के लिए इसे बनाया गया था। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो जो हमारा हेल्थ वाला टॉपिक है उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए महामारी अधिनियम 1897 के प्रावधानों की चर्चा कीजिए, या फिर 1897 के प्रावधान कहाँ तक लागू किए जा सके हैं और इसका मूल्यांकन कीजिए। अगर हम बात करें यह चर्चा में क्यों है, यह चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मिनिस्टरों की बैठक की और मंत्री समूह का एक गठन किया, क्योंकि कोविड-19 के खतरे का मुकाबला करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इसे लागू किया जाना आवश्यक है। यह एक विशेष कानून के दायरे में आता है जिसे सरकार को विशेष उपायों को अपनाने, कठोर नीतियों को लागू करने के लिए सशक्त बनाया जा सके एवं सरकार इसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष अधिकारी को विभिन्न अधिकार सौंप देती है ताकि इसे संबंधित वह नियम बना सके, ताकि किसी भी खतरनाक महामारी के प्रकोप को रोका जा सके। भारत में कोविड-19 की रोकथाम हेतु की गई तैयारियों और इससे निपटने के उपायों की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा कर ली है इस बात की, इस समूह के द्वारा ही संपूर्ण भारत, केंद्र, राज्यों सभी जगह निगरानी तंत्र तैयार किया गया है। हालांकि राज्य सरकारों के साथ भी केंद्र सरकार के मंत्री कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एवं राज्य सरकारों के पास भी अधिकार है कि वह इसे किस तरीके से लागू करना चाहता है और प्रावधानों से संबंधित नियमों को बनाना चाहता है। इस अधिनियम की धारा 2 के प्रावधान लागू करना चाहिए, ये एक सलाह केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को दी गई है एडवाइजरी के रूप में। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है अधिनियम के अनुसार महामारी किसे कहते हैं। तो अधिनियम में महामारी रोग की कोई परिभाषा नहीं है कि महामारी रोग क्या है। समस्या की भयावहता के आधार पर एक महामारी खतरनाक है या नहीं, समस्या की गंभीरता, प्रभावित हुई जनसंख्या की आयु या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने की इसकी क्षमता, इसकी कोई परिभाषा स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी सामान्य शब्दों में महामारी से तात्पर्य बीमारी की उस अवस्था को कहते हैं जब बीमारी का प्रकोप एक भौगोलिक क्षेत्र में होता है और इसका विस्तार लगातार दूसरे देशों में फैलता है। अब हम बात करते हैं महामारी रोग अधिनियम 1897 के नियमों की। चिकित्सकों को किसी संचारी रोग वाले किसी मरीज के बारे में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को सूचित करने और व्यक्ति की पहचान करने, उसका खुलासा करने की आवश्यकता होती है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को एक महामारी के रूप में घोषित किया है और भारत ने भी इसे स्वीकार करते हुए अपने देश में इसे घोषित कर दिया गया। वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो विभिन्न देशों में 28 लाख से अधिक पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिससे भारत सरकार ने प्रथम प्रयास में इस अधिनियम को लागू करने के लिए समस्त राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इस अधिनियम की धारा 2 में बताया गया है कि जब राज्य सरकार को किसी समय यह समाधान हो जाए कि पूरे राज्य या किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की आशंका है और मौजूदा विधि के साधारण उपबंध इसके लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब जो कानून पहले से है साधारण कानून वो पर्याप्त नहीं है, तो इस अधिनियम के लागू होने से सरकार ऐसे उपाय कर सकेगी जो किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा या किसी व्यक्ति या अधिकारी को सशक्त कर सकेगा। इसके लिए जनता द्वारा अनुपालन करने के लिए किसी सूचना द्वारा ऐसे अस्थायी नियम बना सकेगी
जैसे कि धारा 144 का लागू किया जाना, कर्फ्यू घोषित किया जाना, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, घरबंदी जिसे हम क्वारंटाइन भी कह सकते हैं, निगरानी और जुर्माना आदि नियम बनाए जा सकते हैं, जिन्हें उस रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक समझा जाए। इस तरह किसी भी व्यक्ति या जगह का निरीक्षण करने के लिए सरकार को अत्यंत व्यापक विवेक प्रदान किया जाता है। जिस पर प्रभावित होने के लिए संदेह होता है, इस व्यापक विवेक का उपयोग कर आईपीसी की धारा 188 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के साथ साथ अधिनियम की धारा 3 के तहत किए गए संभावित नियमों की अवज्ञा के खिलाफ नियमों को ना मानने पर दंडात्मक प्रावधान को तैयार करने के लिए भी शक्तियां प्रदान करता है। वहीं अधिनियम की धारा 4 या सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही में किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर हम देखें तो कोविड-19 के विरुद्ध कोई निश्चित इलाज या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए सरकार की प्रतिक्रिया निसंदेह ही बहुत अच्छी रही है, विभिन्न प्रयास किए हैं। इसके लिए जो नियम बनाए गए हैं, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया है, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण नियम है ताकि हम इसे सामाजिक फैलाव में से रोक सकें, और अभी तक हम सफलता में से रोक पाए हैं। आज की ही तुलना में हम देखें, अमेरिका, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब की तुलना में हम अभी तक बहुत हद तक बहुत सफलतम रूप से इसे कंट्रोल कर पाए हैं। यह अधिनियम कहने के लिए सिर्फ 4 प्रावधानों वाला है, 4 धाराओं वाला है, लेकिन इसने जो नियम बनाए हैं वो नियम कुछ इस तरीके से हैं कि आवश्यकता अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों को विशेष अधिकार देता है। राज्य सरकार के पास किसी भी व्यक्ति को पकड़ने, उसे अधिकार में लेने की शक्ति है, उससे संबंधित कोई उपाय करने, सार्वजनिक नोटिस द्वारा कोई भी सूचना को जारी करने, अस्थायी नियमों को बनाने आदि के लिए यह धारा उपबंधित करता है। इसी के तहत अगर सरकारें चाहें तो रेलवे द्वारा अन्यथा यात्रा करने वाले व्यक्तियों को निरीक्षण के लिए उपाय कर सकती है, नियमों का पालन करा सकती है। निरीक्षण अधिकारी द्वारा बीमारी के संदिग्ध व्यक्तियों या किसी के संक्रमित होने पर अस्पताल में अलगाव, सोशल डिस्टेंसिंग या स्थायी रूप से उसे अलग रखना क्वारंटाइन के रूप में रखा जा सकता है। ये तो बात हो गई कि इस अधिनियम के तहत क्या क्या किया जा सकता है। और हम बात करें कि अभी तक क्या क्या किया गया है या क्या क्या किया जाना चाहिए, तो उसमें कुछ प्रमुख पॉइंट हैं जो हमें आंसर राइटिंग के समय, मुख्य परीक्षा के समय किसी भी आपदा से बचने के लिए हम इन प्रयासों का उल्लेख कर सकते हैं। बात करें तो प्राकृतिक या मानवजनित बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए बनाए गए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से सामाजिक संगठनों, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। एक समर्पित वेब पोर्टल स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें प्रमुख संकेतक, रोग की पहचान संबंधी दिशा निर्देश, जोखिम संचार सामग्री और उपायों की कार्ययोजना शामिल हो। सरकार को अधिक से अधिक अत्याधुनिक उपकरणों से लैस प्रयोगशाला को स्थापित करना चाहिए ताकि व्यक्ति में संक्रमण की पूरी तरह से पुष्टि हो सके। सरकार को आइसोलेशन वार्ड की सुविधा के साथ सेपरेशन किट, मास्क इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार द्वारा सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर विदेश से आने वाले सभी व्यक्तियों की गहन जांच की व्यवस्था की जानी चाहिए। कोरोना वायरस से बचाव न केवल सरकार का दायित्व है बल्कि सभी संस्थानों, संगठनों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों, यहाँ तक कि सभी व्यक्तियों को इससे बचाव हेतु आकस्मिक और अग्रिम तैयारी की योजनाएं बनानी चाहिए। बड़े पैमाने पर व्यापार परिवर्तन एक सफल प्रतिक्रिया की आधारशिला होगी। इसके लिए उचित जोखिम उपायों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति एक नवीन एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए, महामारी के लिए सही जानकारी ही बचाव का बेहतर विकल्प है। सामाजिक डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंसिंग इसका सबसे कारगर और सुरक्षित तरीका है। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। इसलिए सरकार और सामाजिक संगठनों और सभी लोगों को समय समय पर दिशा निर्देशों का प्रसार करते रहना चाहिए और सभी लोगों को एक पढ़े लिखे नागरिक, जागरूक नागरिक की तरह व्यवहार करते हुए अपने घरों में रहना ही इस महामारी से बचाव का एकमात्र तरीका है। जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।